तो आज हम लोग क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ेंगे, मतलब शॉर्ट रिवीजन करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 13 है, वाई डू फॉल इल। इसी चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इंट्रोडक्शन में, क्या है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग दैट इंक्लूड फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। यहाँ पे आपको हेल्थ का डिफिनीशन दिया हुआ है एक्चुअल में, कि एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं कि किसी का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका क्या मतलब है। तो उसका यही मतलब है कि वो फिजिकली रूप से फिट हो, फिजिकली मतलब हाथ पैर आंख नाक पैर ये सब सही हो, मेंटल स्थिति सही हो, दिमाग ठीक हो, अच्छा से सोच सकता हो, अच्छा से पढ़ सकता हो, ये सब। और सोशल वेलबींग मतलब वो सोशल परिवार में रहता हो, स्कूल जाता हो, इस तरह के चीजों में बिहेवियर उसका सही हो, तब उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, हेल्दी बोला जाएगा। तो एक्चुअल में पहला लाइन आपका बता रहा है हेल्थ का डेफिनेशन। द हेल्थ ऑफ ए पर्सन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन देम बट ऑल्सो ऑन देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। किसी भी आदमी का हेल्थ सिर्फ उस पर्सन पे डिपेंड नहीं करता है, उसके आसपास के सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है। विथआउट मेंटेनिंग good health it is impossible to carry out normal day to day activity and function well enough in all aspect physically, mentally and socially। तो एक्चुअल में मतलब हम लोग को हेल्दी रहने के लिए फिजिकली फिट रहना भी जरूरी है, मेंटली भी और सोशली भी। ठीक है, अब सोशली का मतलब क्या है कि अब आप स्कूल गए या अपने घर में रह रहे हैं, रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसको भी फिट नहीं माना जाएगा। सोशल उसका रिलेशनशिप खराब है, वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। मेंटली मतलब है कि अब पढ़ा रहे हैं हम, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो वो सब मेंटली डिस्टर्ब हो गया। फिजिकली मतलब आंख से नहीं दिख रहा है, पैर टूटा हुआ है, हाथ विकलांग है, इस तरह का चीज है, पेट में कुछ बीमारी है कुछ इस तरह का, तो उसको फिजिकली बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज जरूरी है। Here we will learn about the significance of health, various disease type, cause, modes of transmission, manifestation, prevention, immunization और treatment। इस चैप्टर में हम लोग हेल्थ के बारे में तो पढ़ेंगे ही, बहुत सारे बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, उसका टाइप के, उसका कारण क्या है बीमारी होने का, उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह फैलता कैसे है डिजीज, उसको कैसे रोकथाम करेंगे, उसकी इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हेल्थ का डेफिनेशन एक बार फिर से यहाँ दे दिया है। हेल्थ इज कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसको हम समझा ही चुके हैं। चलिए, अब दूसरा चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि इम्यून सिस्टम क्या है। जैसे कोरोना नामक बीमारी आया तो आदमी सब इम्यून सिस्टम के बारे में ही मतलब चर्चा कर रहा था कि इसका इम्यूनिटी कमजोर है, इसका इम्यूनिटी बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? An immune system is a part of the body that provides protection against infection from pathogens। मतलब इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में डेवलप होता है जो हमको बचाता है पैथोजेंस के अटैक से। हमारे बॉडी में अगर पैथोजेंस का इन्फेक्शन फैलेगा तो उससे इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का, उससे हम लोग को रक्षा करेगा। इन्वेडिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड अदर टॉक्सिन, हमारे बॉडी में अगर कुछ बाहरी चीज प्रवेश करता है या जहरीला चीज प्रवेश करता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? इम्यून सिस्टम करता है। ठीक है, देर आर सर्टेन स्पेशलाइज सेल। इम्यून सिस्टम में कुछ स्पेशलाइज सेल होता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे लिम्फोसाइट और मार्कोफेजेज। ये सब क्या करता है? विच किल माइक्रोब्स डेट इंटर आवर बॉडी एंड हेल्प इन कीपिंग देयर नंबर इन कंट्रोल। ये क्या करता है कि कोई भी कीटाणु जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसको मारने का काम करता है, लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज। समझ गए? ये दो नाम याद रखना है, मारने का काम करता है। और अगर कुछ कुछ है कि मतलब नहीं भी मर रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवेश कर रहा है तो उसको नंबर को कंट्रोल करने में भी काम करे। जैसे 10 को प्रवेश किया तो 8 को मार दिया, 2 को ही जिंदा छोड़ा, तो इस तरह का काम। तो ये दोनों नाम याद आपको रखना है, लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेज। ये सेल है, स्पेशलाइज सेल, जो कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करता है।
इन आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग इनफ वी आर लेस लाइकली टू गेट इन्फेक्शन। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, तो हम लोग बहुत कम चांस है कि हमको बीमारी होगा या इन्फेक्शन होगा। इफ इट इज वीक, अगर यह कमजोर होगा इम्यून सिस्टम, वी आर मोर रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीज, हम लोग को जल्दी से बीमारी पकड़ लेगा। दिस इज रीजन वाई सम चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू डिजीज देन द अदर। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो तुरंत बीमारी पकड़ लेता है उनको, कुछ को नहीं पकड़ता है। सो वी नीड गुड nourishment for the proper functioning of immune system and to prevent infection of disease। इसलिए हम लोग को अपने शरीर का क्या है, इम्यून सिस्टम का अच्छे से ख्याल करना चाहिए और डिजीज ना फैले, इसका रोकथाम के बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए। इम्यून सिस्टम के बारे में देखिए और यहाँ बता रहा है, द इम्यून सिस्टम हेल्प इन प्रिवेंटिंग द recurrence of disease after primary exposure। Example, if we get a smallpox one, there is no chance of suffering from it again। मतलब इम्यून सिस्टम ऐसा होता है कि मान लो कि जैसे स्मॉल पॉक्स नाम का बीमारी है, ठीक है, ये आपको एक बार हो गया तो दोबारा इसका चांस कम है कि आपको होगा। तो इसको ऐसा कौन बनाता है, इम्यून सिस्टम बनाता है। दिस हैपन ड्यू टू द स्पेसिफिक मेमोरी ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर माइक्रोब by a specialized immune system cell। When the pathogens or it close to relative enter again, the immune system elicits a heightened response against the pathogens। देखिए क्या होता है ना, जैसे एक चीज तो बता दिया कि मान लो कि इस तरह का बीमारी हो गया तो दोबारा होने का चांस कम रहता है। दिस हैपन ड्यू टू द स्पेसिफिक मेमोरी ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर माइक्रोब बाय स्पेशलाइज इम्यून सिस्टम। तो जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे ही इसका जैसे स्मॉल पॉक्स मान लो कि किसी को हुआ, तो उसका जैसे ही माइक्रोब्स हमारे शरीर में एक बार हो गया हमको रोग, ठीक है ना, तो दोबारा जैसे ही इसका अटैक हमारे शरीर पे माइक्रोब्स का होगा, स्मॉल पॉक्स का, तो इम्यून सिस्टम जान जाएगा कि उसको किस चीज से मारना है, इसको मेमोरी में याद रहेगा। पर एक बार अगर बीमारी हो गया तो प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा होने का चांस क्यों कम क्यों है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का सेल्स जान जाएगा कि इस सेल से इसको मारेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। व्हेन द पैथोजेंस और इट क्लोज इंटर अगेन, द इम्यून सिस्टम इलिक्ट्स ए हाइटेंड रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजेंस। अगर वो इंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम उसको तगड़ा अगेंस्ट में रिस्पॉन्स देगा। इट रिजल्ट टू फास्टर इलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस, जिससे क्या होगा कि वो दोबारा जो रोग का वायरस हमारे शरीर में जा रहा है तो वो मर जाएगा और वो हमारा रोग जल्दी नहीं होगा। दिस इज बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन वेयर एन attenuate a wicked pathogens in injected in a generally immunity against the pathogen prevent further infection। देखिए जैसे एक तो क्या दिया, स्मॉल पॉक्स के बारे में एग्जांपल दिया, उसी तरह से कोरोना में भी तो यही है कि अगर एक बार कोरोना अगर हो गया उस व्यक्ति को तो दोबारा कोरोना होने का चांस मतलब कम है, ठीक है। क्यों चांस कम है, क्योंकि एक बार इसको कोरोना हो गया तो शरीर के अंदर का इम्यून सिस्टम जान गया कि कोरोना का वायरस दोबारा आएगा तो उसको किस सेल से अटैक करके अपने शरीर को बचाना है, ठीक है। लेकिन मान लो कि किसी आदमी को चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स या कोरोना हुआ ही नहीं है कभी, तो उसको बचाना है तो क्या करेंगे, उसको बचाना है तो उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम करेंगे, इम्यूनाइजेशन जिसको बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन करेंगे। इम्यूनाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे कि थोड़ा सा अमाउंट, जैसे कोरोना से बचने के लिए है, किसी को कोरोना नहीं हुआ है उसको दोबारा कोरोना नहीं हो तो क्या करेंगे कि थोड़ा सा कोरोना का वायरस क्या करेंगे कि उसमें डालेंगे। वीकेंड पैथोजन इंजेक्टेड टू जनरेट इम्यूनिटी। इंजेक्ट मतलब इंजेक्शन के थ्रू थोड़ा सा कोरोना का वायरस उसके शरीर के बॉडी में डालेंगे, ताकि दोबारा अगर कोरोना का वायरस आए तो वो पहले से जान जाए कि कोरोना से कैसे लड़ना है। समझ गया, किसी भी वायरस का अगर वैक्सीन होता है, ऐसे में स्मॉल पॉक्स जरूरी नहीं है कि सबको हो ही, आजकल के बच्चा को नहीं होता है क्योंकि वैक्सीन लग जा रहा है पहले ही, थोड़ा सा स्मॉल पॉक्स वाला डाल दे रहा है तो उससे जान जा रहा है हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम कि अगला बार अगर स्मॉल पॉक्स का वायरस आएगा तो कैसे इसको लड़ना है बॉडी को। तो ये सब समझ में आ रहा होगा। Skin and mucous membrane। Skin and mucous membrane act as the layer of defense
while skin protect the body externally, mucous membrane protect the inside of the body। तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या काम करता है एक्चुअल में हमारे शरीर में, वो दिया हुआ है। तो स्किन क्या करता है, स्किन हमारा बाहरी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, इनसाइड के मेंबर से हमको प्रोटेक्ट करता है। समझ गए ना, जैसे शरीर अभी हम लोग पेन पकड़ के लिख रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये स्किन टच कर रहा है, तो वो हो गया स्किन। और जो अंदर पेट के अंदर जो चीज होगा, या अंदर से हाथ काटेंगे, अंदर से जो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो इन साइड से हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये इसके बारे में हो गया, ये सब छोटा छोटा चीज जानना चाहिए। फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में है, व्हाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं इसको, और दूसरा तीन गो नाम और है, ल्यूकोसाइट या ल्यूकोसाइट भी इसका नाम है। डब्ल्यूबीसी का एक और नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड लिम्फ। ये हमारे डब्ल्यूबीसी खून में पाया जाता है, और ये हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे फंक्शन बाय अटैकिंग एंड किल द पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्री फ्रॉम पैथोजन एंड इन्फेक्शन। इसका काम क्या है कि जो भी वायरस अटैक कर रहा है पैथोजेंस, उसको किल करना और हमारे बॉडी को पैथोजेंस और बीमारी से बचाना काम है डब्ल्यूबीसी का। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, देखिए डब्ल्यूबीसी का भी डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल फाउंड इन द ब्लड, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बैसोफिल्स और इसेनोफिल्स। ये क्या हो गया, टाइप हो गया। जैसे डब्ल्यूबीसी का ये क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी का ये प्रकार हो गया चार पांच गो, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बैसोफिल्स और इस्कोनोफिल्स। ये सब डिफरेंट मतलब टाइप हो गया। दिस ब्लड सेल हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और इसका मतलब फंक्शन अलग अलग है, जो कि आगे के क्लास में जाओगे 11th या 12th क्लास में, तो ये सब सबके बारे में डिटेल में पढ़ना होगा। न्यूट्रोफिल्स के बारे में, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बैसोफिल्स और इसोनोफिल्स के बारे में ये सब पढ़ना होगा। लेकिन नाम अभी याद रखिए कि डब्ल्यूबीसी के बारे में शॉर्ट नोट लिखना आए तो इतना चीज आपको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूबीसी, इसके पहले भी दो तीन लाइन था, तो वो आपको पता होना चाहिए। Macrophages and NK cell. Macrophages are large and specialized cell of immune system. These cells are produced in response to infection or due to the development of damaged or dead cell. These cells are produced in response to infection or due to the development of damaged cell. हमारे शरीर में अगर कोई सेल डेड हो रहा है या डैमेज हो रहा है, उससे क्या बनेगा, लार्ज सेल बनेगा। उसका नाम क्या है, माइक्रोफेज या एनके सेल। दे अटैक कैंसर सेल थ्रू द डिस्ट्रक्शन एंड इंजेक्शन इंजेक्शन। नेचुरल किलर, एनके का मतलब क्या है, नेचुरल किलर सेल ब्लाइंड बाइंड टू द इनेमी सेल एंड डिजोल्व द मेम्ब्रेन सो सेल कैन नॉट फंक्शन। मतलब मान लो कि कैंसर का सेल अगर हमारे शरीर में डेवलप हो रहा है, तो ये नेचुरल किलर सेल हमारे शरीर में डेवलप रहता है, जो क्या करेगा कि उसके साथ घुल जाएगा कैंसर सेल के साथ, और क्या करेगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको किल कर देगा। नेचुरल किलर इसका नाम ही है, मैक्रोफेज या नेचुरल किलर सेल। तो ये भी एक प्रकार का इम्यून सिस्टम से हमारा रक्षा करता है। ये हो गया। डेंड्राइटिक सेल, dendritic cell create the memory and carry information about the pathogens to the liver, spleen, lymph and nodes। मतलब एक्चुअल में ये इन्फेक्शन का हमको याद दिलाता है, मेमोरी है, समझ गया ना। डेंड्राइटिक सेल से हम लोग क्या जानते हैं कि लीवर में इन्फेक्शन है कि नहीं, स्प्लीन में इन्फेक्शन है कि नहीं, लिम्फ में इन्फेक्शन है कि नहीं, नोड में है। ये सब इन्फेक्शन के बारे में मेमोरी बनाता है, डेंड्राइटिक सेल से हम लोग जान सकते हैं चेक करके। inflammatory response, an inflammatory response is seen in our body when it get injured or infected by a pathogens।
इन्फ्लामेशन मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि शरीर फूल जाना, चोट लगने के बाद फूल जाता है, उसी को इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो जब हम लोग को चोट लगता है, इंजरी होता है, या कुछ पैथोजेंस के अटैक के कुछ काट लिया, कुछ हो गया, होता है ना इस तरह का, मतलब काट लिया कुछ मधुमक्खी इस तरह का चीज, तो इन्फ्लामेटरी हो जाता है। तो वो होता है क्या, तो इन्फ्लामेशन हेल्प इन द लोकलाइजेशन ऑफ द टिश्यू एंड प्रिवेंट इन फ्रॉम स्प्रेडिंग। तो एक्चुअल में फूल जाता है तो वो चीज ठीक रहता है कि वो फूल के क्या हो गया, इधर फैल गया, ये पूरा शरीर में नहीं फैल के वहीं पे फूल के फैल गया। तो वो एक अच्छा चीज भी होता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। कोई चीज चोट लगा तो आपको फूल गया, तो वो ठीक है कि वो मतलब इसमें तो सही माना गया है। तो वो हमारे पूरे शरीर में नहीं फैलने देगा उस चीज को, वहीं पे उसका चीज, जैसे कुछ मधुमक्खी या कुछ चीज काटा तो वो फैल फूल जाएगा तो ठीक है, फैलेगा नहीं पूरा शरीर में उसका विष। डिजीज क्या होता है, डिजीज इज डिस्कम्फर्ट द बॉडी एक्सपीरियंस फिजिकली और मेंटली। अगर हम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डिस्टर्ब हो जाए, या किसी एक तरफ, फिजिकली कहने का मतलब कि हमारा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, आंख से नहीं दिखाई देने लगे, पेट में कुछ दिक्कत हो जाए, चलने में दिक्कत हो जाए, तो उसको फिजिकली हम लोग फिट नहीं है। और मेंटली, हम पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद कर रहे हैं उस समझ में नहीं, मेंटल डिस्टर्ब होगा, तो वो हमारा बॉडी क्या तब कहा जाएगा कि हमको रोग धर लिया है, डिजीज हो गया है। तो ये डिजीज का एक्चुअल में क्या है, डेफिनेशन है। डिजीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है पहला लाइन में, समझ गए। ये डिजीज इज डिसकंफर्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी में हमको कंफर्टेबल फील, अच्छा लग ही नहीं रहा है, पेट दर्द कर रहा है, हाथ टूट गया है, इस तरह का चीज, आंख से दिख नहीं रहा है, माथा दर्द, तो इस तरह के चीज को क्या बोलेंगे, डिजीज हो गया। A disease could be caused due to the external or internal factor. There are two type of disease. मतलब डिजीज दो कारणों से हो सकता है, या तो उसका एक्सटर्नल कारण हो, कोई चीज काट लिया, गिर गए, इंजरी हो गया उस कारण, या इंटरनल फैक्टर, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, ये सब चीज हो गया, तो ये हो गया। तो अब बता रहा है कि दो टाइप का डिजीज होता है, एक होता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज क्या होता है, एक्यूट डिजीज आर दोज दैट लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ये बहुत कम समय के लिए होता है। द डिजीज कैन बी फेटल एंड यूजुअली काउज्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट, और ये हम लोग को एक्चुअल में एक्सटर्नल एजेंट के अटैक के कारण ही होता है, बाहरी चीजों से होता है। जैसे कि कॉमन कोल्ड, अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो किसी को सर्दी खांसी हो गया, बुखार हो गया, नमूनिया हो गया, खांसी हो गया, मलेरिया हो गया, तो ये सब एक्यूट डिजीज है जो कि काफी कम समय के लिए रहेगा, ये 1 साल 2 साल के लिए नहीं रहता है, 5 से 10 दिन के लिए रहेगा। तो ये एक्यूट डिजीज है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक्सटर्नल एजेंट के कारण होता है, जैसे माइक्रोब, ये हमारे शरीर के दिक्कत के कारण नहीं होगा, ये हमारा एक्सटर्नल एजेंट के कारण होगा। क्रोनिक डिजीज आर दो दैट फॉर लॉन्ग टाइम, ये ज्यादा दिन, अब 5 10 दिन से ज्यादा कोई चीज रह रहा है, 1 साल 2 साल 6 महीना, तो क्रोनिक डिजीज होगा। दे ए लॉट ऑफ टाइम टू हील एंड कैन बी काउज्ड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल। ये जो क्रोनिक डिजीज है, एक्सटर्नल कारण से भी हो सकता है और इंटरनल कारण से भी हो सकता है। जैसे कि हेपेटाइटिस, नहीं, हाथी पांव वाला जो पैर फूल जाता है, फलेरिया, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, कैंसर, ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीज है। ये बाहरी कारणों से भी हो सकता है और इंटरनल कारणों से भी हो सकता है। समझ गए, तो ये दोनों समझ में आ गया, डिजीज का डेफिनेशन, डिजीज का टाइप, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज में डिफरेंस। लक्षण क्या है कि डिजीज होने का, वेन द बॉडी गेट डिसीज इट शो सर्टेन सिम्टम एंड अलाउ इलनेस। लक्षण क्या है कि हमारा बॉडी बीमार पड़ गया, उसका क्या कार्य लक्षण, दिस सिम्टम एंड साइन हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ए सिम्टम इज फेल्ड बाय अफेक्टेड पर्सन वाइल साइन कैन बी डिटेक्ट बाय अनदर पर्सन। देखिए, सिम्टम क्या है, सिम्टम्स है जो आदमी को रोग होगा उसमें सिम्टम दिखेगा, जैसे कि किसी को खांस रहा है तो हम लोग जान जाएंगे ना कि इसको कॉमन कोल्ड या नमूनिया हुआ है, ठीक है, ये सिम्टम हो गया। और
साइन क्या होता है? साइन अनदर पर्सन को दिखता है कि हाँ भाई सिम्टम, उसको खांसी तो हो रहा है लेकिन उसको ये सब लक्षण हो रहा है। ए सिम्टम इज द सब्जेक्टिव एंड साइन इन एन ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि क्या है सिम्टम और क्या है इसका। जैसे देखिए मलेरिया किसी को हुआ, ठीक है, तो मलेरिया में क्या होगा? हमको बहुत बुखार है, सब जगह खुजली हो रहा है, समझ गए? तो ये क्या हो गया? ये हो गया। द सिम्टम ऑफ डेंगू फीवर इंक्लूड फीवर, नौसिया एंड पेन। अगर किसी को डेंगू हो गया तो क्या लक्षण दिखेगा? उसको बुखार रहेगा, नौसिया बेहोशी का हालत हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, शरीर में रेसेस हो सकता है, खून नाक से निकल सकता है डेंगू में। तो ये सब आदमी को भी फील होगा, समझ गए ना? नेक्स्ट, डिजीज का कारण क्या है? Different type of cause of disease. Disease can be caused due to the pathogen such as virus और बैक्टीरिया। दो ही चीज से एक्चुअल में डिजीज होता है, एक वायरस से एक बैक्टीरिया से। सम डिजीज कैन आल्सो बी ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर सच एज जेनेटिक म्यूटेशन। मतलब क्या है कि किसी किसी को मतलब बचपन से ही बीमारी रहता है, माँ बाप के थ्रू ही उसको ट्रांसफर हुआ रहता है, तो वो अलग केस है। एक्चुअल में बीमारी वायरस और बैक्टीरिया से ही होता है। तो पहला है इन्फेक्शन डिजीज किसके कारण होता है? डिजीज दैट आर काउज्ड बाय पैथोजेंस एंड कैन स्प्रेड टू अदर इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन आर कॉल्ड इन्फेक्शन डिजीज। मतलब क्या है कि ये बीमारी हुआ किसी को, ठीक है, एक आदमी को हुआ बीमारी और अदर को भी फैल रहा है, दूसरा को हुआ, पांचवा को हुआ, तो इस तरह के डिजीज को इन्फेक्शन डिजीज बोलेंगे, समझ गए? वो स्प्रेड होने लगेगा पॉपुलेशन में। जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी ही फैल सकता है। स्मॉल पॉक्स कह लो, चिकन पॉक्स कह लो, जिसको माता मैया बोला जाता है, वो सब भी बीमारी फैल सकता है। मलेरिया, HIV, ये सब क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। फैलने का कारण अलग अलग हो सकता है कि किसी में है कि बिना टच किए ही फैल सकता है, कोई टच करने के बाद फैल सकता है। तो ये सब अलग है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर फैल रहा है तो इन्फेक्शन डिजीज है। जैसे कॉमन कोल्ड, स्मॉल फैक्स, मलेरिया, HIV। नॉन इन्फेक्शन डिजीज क्या है? डिजीज डैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है उसको नॉन इन्फेक्शन डिजीज बोलते हैं। जैसे कि डायबिटीज, चीनी वाला बीमारी डायबिटीज है, तो जिसको है उसी को है, वो ऐसा नहीं है। या हाई ब्लड प्रेशर किसी को रह रहा है, या लो ब्लड प्रेशर किसी को रह रहा है, तो ये सब फैलेगा नहीं। जिसको है बीमारी उसी को है, उसको संपर्क में आने से ये रोग दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता है। पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस आर एक्सटर्नल एजेंट देन काउज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस एक एक्सटर्नल, जैसे कि हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी है, या मान लो कि कोई एनिमल ही है, तो उस पे कुछ वायरस बैक्टीरिया अटैक करेगा तभी तो उसको रोग होगा। तो उसी चीज को तो पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसके कारण बीमारी होता है ऑर्गेनिज्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। द पैथोजन इंक्लूड हार्मफुल माइक्रोब्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ। तो पैथोजेंस में कौन कौन आ जाएगा? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ आएगा, जो कि हार्मफुल भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको आंख से भी आप नहीं देख सकते हैं। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा इस सबको देखने के लिए, समझ गए ना? तो ये सब याद रखना कि पैथोजेंस में क्या क्या आ सकता है। तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजोआ आ सकता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर आर दो ऑर्गेनिज्म दे कैरी ए पैथोजेंस फ्रॉम द होस्ट टू द रिसिपिएंट। मॉस्किटो, रैट, माइका आर सम कॉमन वेक्टर दैट कैरी इन्फेक्शन डिजीज। मतलब क्या रहता है ना कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स मान लेते हैं, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है ना, तो उसको मच्छर काटा, ठीक है, मच्छर काटा, जिस आदमी को स्मॉल पॉक्स है उसको मॉस्किटो मच्छर काटा, ठीक है। वही मच्छर जिस आदमी को स्मॉल पॉक्स नहीं है, या मलेरिया का एग्जांपल ले लेते हैं, मलेरिया, वही मच्छर दूसरे आदमी को काटा,
तो क्या किया, इसका स्मॉल पॉक्स या मलेरिया इस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह से चूहा भी कर सकता है। तो ये सब जो मॉस्किटो, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये क्या कर रहा है कि एक आदमी से जो उसको तबीयत खराब है उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको उठा के दूसरे में डाल देने का काम कर रहा है। तो ये सब क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। उसमें मॉस्किटो, रैट और माइक आर द सम कॉमन वेक्टर दैट कैरी इन्फेक्शन डिजीज। इन्फेक्शन डिजीज मतलब कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, ये तीनों को ये सब फैला सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। चूहा भी फैला सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर दिया हुआ है। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मलेरिया डिजीज का। ट्रांसमिशन टू ह्यूमन, जैसे देखिए सबसे पहले मलेरिया पहला स्टेज में क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी में जाएगा, उसके बाद सीधा लीवर पे अटैक करेगा, ये लीवर का पार्ट है दूसरा। तीसरा, लीवर सेल रप्चर एंड मतलब लीवर खराब होना हमारा शुरू हो जाएगा तीसरा स्टेज में। समझ गए। और क्या होगा, मतलब ये सब चीज को डिस्टर्ब कर सकता है। और फिर क्या होगा कि मतलब कि फिर हमको अगर ये तो एक मच्छर से ये मलेरिया आया और दूसरा मच्छर से ये हमको काटेगा, तो यहाँ से मलेरिया आपका ट्रांसफर भी हो सकता है दूसरे लोगों के बीच में। तो ये साइकिल का चित्र बनाया जा सकता है, तो दिया भी होगा एनसीईआरटी के बुक में। तो इसको मलेरिया का लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया है, इसको आप बना सकते हैं एनसीईआरटी की किताब बढ़िया से पढ़ के। इसमें बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है, बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखिए बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर सीन इन ऑलमोस्ट ऑल इन्वायरमेंटल कंडीशन। बैक्टीरिया है वो सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन में निवास कर सकता है, जैसे ठंडा, गर्मी, बरसात, सब में बैक्टीरिया पाया जाता है। नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू पैथोजेंस, मतलब सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं है पैथोजन टाइप का। सम बैक्टीरिया आर ऑल्सो बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स, मतलब कुछ बैक्टीरिया क्या है कि मतलब फायदेमंद भी है, जैसे दही वगैरह भी जमता है तो उसमें बैक्टीरिया ही होता है, तो वो तो फायदेमंद ही है। बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल फॉर डाइजेशन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया जो कि फायदेमंद है वो कहाँ कहाँ है, हमको खाना पचाने में काम करता है, एंटीबायोटिक जो हम लोग लेते हैं दवाई उसमें फायदा करता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पेड़ पौधों में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रक्रिया उसमें भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है। तो कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद भी है और कुछ बैक्टीरिया हानिकारक भी। हानिकारक इसलिए है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया से ये सब बीमारी फैलेगा, कॉलरा, टाइफाइड, नमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस, ये कुछ बैक्टीरिया से फैलेगा। समझ गए ना। ये बैक्टीरिया का चित्र बना हुआ है कि इसका ये सेल वाल है, फ्लेगम है, तो इसको कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर है, पिलस, साइटोप्लाज्म, राइबोजोनस, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड है। तो ये सब बैक्टीरिया का यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इतना हिंट के बाद एनसीईआरटी का किताब अगर लाइन बाय लाइन पढ़ोगी तो ये सब सब समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएगा। ए वायरस इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑलवेज पैथोजेनिक इन नेचर। देखो बैक्टीरिया कुछ फायदेमंद था, कुछ हानिकारक था, लेकिन वायरस हमेशा हानिकारक ही रहेगा, ठीक है ना। वायरस फायदा वाला चीज नहीं है, ये हमेशा पैथोजेंस मतलब ये टॉक्सिक नेचर ही रहे हैं, नुकसाने पहुंचाएगा। दे डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर मैशिनरी टू रेप्लिकेट विथआउट ए होस्ट। लेकिन वायरस में है कि ये फैलेगा तभी जब एक आदमी दूसरे आदमी के संपर्क में आएगा तभी फैलेगा, इसको होस्ट करने वाला कोई चाहिए। मच्छर के माध्यम से, रैट के माध्यम से एक आदमी के दूसरे आदमी से हाथ मिला, ये वायरस इसी तरह फैलता है। Therefore, they enter the host cell and replicate and process destroy the host cell.
द फ्यू ऑफ कॉमन डिजीज स्प्रेड ड्यू टू, जैसे वायरस से होने वाला डिजीज कौन कौन सा है, ठंड मतलब जो सर्दी हो गया वो, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और एड्स, ये सब किसके कारण होता है, वायरस के कारण, और बैक्टीरिया के कारण कोलरा, टाइफाइड, नमूनिया और ट्यूबरकुलोसिस। बहुत सारा रोग होगा, एनसीईआरटी पर होगी तो और सब रोग समझ में आएगा। ये वायरस का स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ये ऐसा वायरस है जो ह्यूमन में क्या कर देता है, डिफिशियंसी काउज कर देता है। तो यहाँ पे इसका सबका स्ट्रक्चर बना बना के दिया हुआ है कि इसका डीएनए कहाँ है, इन्वेलप क्या है, इन्वेलप प्रोटीन क्या है, एंजाइम, आरएनए, ये सब 1 2 3 4 5 6 अच्छा से देखने पे पता चल जाएगा। जैसे 6 नंबर पे क्या बोल रहा है, आरएनए है इसका। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये है ना 6 नंबर पे यही चीज है, तो ये क्या है, आरएनए है, ठीक है। और एंजाइम 5वां नंबर पे जो चीज है वो एंजाइम है, जो बीच में रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, वायरस में पाया जाने वाला एंजाइम है। इन्वेलप प्रोटीन 4था नंबर पे दिखने वाला चीज क्या है, प्रोटीन है, ये ब्लू ब्लू कलर का ऊपर में जो दिख रहा है। तो ये सब फिगर वायरस और बैक्टीरिया का बना सकते हो। एक दिन और क्लास चलेगा कल इसका, तो क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा और इसमें जो बचा हुआ है वो भी पोर्शन पूरा कर दिया जाएगा। समझ गया ना। तो आज का क्लास यही होता है समाप्त। एनसीईआरटी आराम से निकाल के पढ़िए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम आगे चल के, रेलवे, एसएससी, बैंक, आईएएस, यूपीएससी, जितना भी एग्जाम दोगी, इसमें से क्वेश्चन एक आध दो आता ही है। मान लो कि 9th क्लास में नहीं भी आए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि दुनिया का जितना भी एग्जाम